गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल के एक्सरसाइज की। ओके, तो पहले बात करेंगे नॉलेज बास्केट, फिर कॉम्पिटिटिव स्टफ। ठीक है, तो नॉलेज बास्केट में सबसे पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन एटम्स इन 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन इज। भैया 4 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है? जो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हो। अगर चल पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन, आपने आईयूपीएसी पढ़ा हुआ है, कोई टेंशन है ही नहीं। पेंटेन 1 2 3 4 5, पीछे से शुरू करो। पेंटेन, पेंटेन हो गया। अब इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5। ठीक, 2 2 यानी 2 पे 2, 4 4 4 पे भी 2, तो 2 2 का मतलब हुआ एक तो ये एक ये 2 2 टेट्रामिथाइल, यानी एक मिथाइल यहां लगा दो, एक मिथाइल यहां लगा दो। 4 4 एक मिथाइल यहां लगा दो, एक मिथाइल यहां लगा दो। 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। अब इसमें ये बताओ, इसमें 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4 डिग्री मतलब जो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे कितने कार्बन हैं? कितने कार्बन हैं? 2। यहां भी 2 ही है, ये 1 और ये 2, क्योंकि ये दोनों 4 कार्बन से जुड़े हैं। 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। बात समझ में आई? तो ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स? CnH2n एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया मेरे बेटो? नेक्स्ट, द फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटिंग एल्कोहल OH। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? भैया प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या हो सकती है? थोड़ा सोचेंगे। चारकोल, कोल, डायमंड, ग्रेफाइट। इसमें जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो होती है डायमंड, क्योंकि डायमंड में कार्बन और कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल ऑलवेज कंटेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड विल ऑलवेज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ले, ये भी कोई सवाल हुआ? क्या सवाल हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नहीं होगा तो क्या होगा? बात समझ में आई? चलो, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन आर सेड टू फॉर्म एन होमोलोगियस सीरीज बिकॉज ऑल आर। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन आर सेड टू होमोलोगियस सीरीज। होमोलोगियस सीरीज का मतलब क्या होता है? अब आप देखो, ऑल आर हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। होमोलोगियस सीरीज को इससे कोई मतलब नहीं है कि सब हाइड्रोकार्बन हो, कि सैचुरेटेड हो, कि अनसैचुरेटेड हो। उसको सिर्फ इससे मतलब है कि वो एक ही फैमिली से होना चाहिए, जो कि ये हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन। दूसरा, मीथेन, इथेन और प्रोपेन में जो गैप है CH2 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बात समझ में आई? नेक्स्ट लिखेंगे, व्हेन मीथेन इज बर्न्ड इन एक्सिस ऑफ एयर द प्रोड्यूसर्स ऑफ कंबशंस आर। भैया CO2 और H2O निकलता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो तो क्या निकलेगा? CO2 और H2O। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब पहले ही आंसर बता दो तुम तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर कॉल्ड मार्श गैस? मीथेन को मार्श गैस बोलते हैं, पहले ही बता चुका हूं। बात समझ में आई? नेक्स्ट, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज सनलाइट। याद करो, मैंने आपको बताया था CH4 से एक Cl निकलेगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, कोवलेंट बॉन्डिंग, तो CCl4। अरे भैया ये CH4 है। यस सर, हर हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करा दो, यू विल गेट CCl4। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात है। सारी चीजें बताई जा चुकी हैं आपको, कोई डाउट है? नेक्स्ट, व्हेन इथेन इज बर्न्ट इन एक्सिस ऑफ एयर इट प्रोड्यूसेस कंबशन आर। अरे मिथेनो, इथेनो, प्रोपेनो, ब्यूटेनो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो प्लस एल्कोहल भी हो, सबको कंबशन कराओ और CO2 और H2O पाओ। कुछ भी कंबशन कराओ हाइड्रोकार्बन का तो यू विल गेट CO2 और H2O। बात समझ में आई?
द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज्ड इन कंबशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल इज। अब देखो यार, ये तो एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को आप कुछ नहीं करना है, ये इथेनॉल है ना। अब इस इथेनॉल में ऑक्सीजन डालो, है ना, इथेनॉल में ऑक्सीजन डालो, मतलब इसको गर्म करो। को गर्म करने का मतलब इसको जला दो। अब कब तक जलाओगे वो बात की बात है। इसको CO2 और H2O की प्रेजेंस में गर्म कर दो, जला दो। अब क्या होगा मेरे बेटो, CO2 और H2O निकलेगा। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो तो मैं कोशिश करता हूँ बैलेंस करने की। ये कितना है, इधर 3 है, ऑक्सीजन तो 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, कोई बात नहीं। कार्बन 2 है तो इसको कार्बन 2 कर दो। मैं बैलेंस कर रहा हूँ आपके सामने, कोशिश कर रहा हूँ। ये कितना है, 5 और 6 3, तो ये 4 and 7, ये बैलेंस हो गई। कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 + 1 6, तो ये हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, 3 2 = 6 और 1 7, तो 2 2 = 4 + 3 7। समझ में आ गया। अब आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब आप खुद ही दे दो कि कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की हमको जरूरत पड़ेगी, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2। नेक्स्ट, व्हेन वनस्पति ऑयल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट कन्वर्ट्स इनटू वनस्पति घी। इन दिस प्रोसेस कैटलिस्ट इज यूज्ड इन निकिल। निकिल की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है। आंख बंद करके बता दो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से समझना, अच्छा सवाल है, पढ़ते जाओ। C4H9OH एंड C5H11OH, ठीक है। नेक्स्ट, C7H15OH एंड C5H11OH, ठीक है। C6H13OH एंड C3H7OH, ठीक। Which of these pair is a homologous series according to the increasing order of carbon atom? कार्बन एटम के इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग इसमें होमोलोगियस सीरीज कौन कौन से हैं, कोशिश करते हैं। C4H9OH, C5H11OH, सही है, होना चाहिए, यस सर। C7H15OH एंड C5H, इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है। इनके बीच में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा सा अगर अपन थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो CH2 का ही है क्या, या CH2 से ज़्यादा का है? थोड़ा सा आपने देखा, इस बात को महसूस कर रहे हैं क्या? आप इस बात को महसूस कर रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इसमें CH2 जोड़ दूं तो C5H11OH है। बाकी किसी में भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो आराम से देखा अपन ने सवाल, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो आंसर 3 होगा। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड और एक कोल। तो जनरली कार्बन जो नेचर में प्रेजेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है। बात समझ में आई? क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट, बल्क मिनिस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोप फॉर्म ऑफ, ये कार्बन के जो भी एलोट्रोप्स हैं, डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ और एक फुलरीन हुआ, बल्क मिनिस्टर फुलरीन, ये सब कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट, ऑयल ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स, unsaturated hydrocarbon is converted into saturated hydrocarbon in presence of nickel is known as hydrogenation addition reaction। आपको बता चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी बता चुके हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा
और इसमें क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जा चुका है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ वो CH4, सनलाइट, H न्यू, याद आ रहा है, Cl2 और H न्यू, यानी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, बात समझ में आई। नेक्स्ट, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इट हैज कोवलेंट बॉन्ड पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर आता है, बस वही लिखना है। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। अब ये पूछ रहे हैं कि कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बात समझ में आई, कितने बॉन्ड हुए, 16 कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है C6H6, याद रख लो। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है C6H6, याद रख लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, रट लो इसको। और इसका स्ट्रक्चर ये होता है, एक कार्बन, मैं बना के सिखा देता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। C6H6 कैसे बनाते हैं समझ लो। एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6 कार्बन आपने बना लिया आंख बंद करके आराम से, कोई टेंशन नहीं है। कार्बन के 4 बॉन्ड आपको बनाने जरूरी है, अदरवाइज स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड बना दिया। डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल बना दिया, यस सर। अब देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स, ये चौथा हो गया। 1 2 3, ये फोर्थ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस खत्म। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, याद कर लेना, 11 12 तो बहुत काम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, डायमंड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रिकल, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट का कंडक्टर है, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मेटल हो, कोई भी नॉन मेटल हो, मैं उसकी नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी मैटर विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसके पीछे एक ही रीज़न होता है कि उस मेटल के, उस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, बात खत्म हो गई। इट इज़ वेरी हार्ड, इट्स स्ट्रक्चर इज़ वेरी कंपैक्ट, इट इज़ नॉट वाटर सॉल्यूबल, इट कंटेन्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही तो करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मेंबर ऑफ द होमोलोगियस सीरीज में डिफरेंस होता है 14 का। नेक्स्ट, द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एस्टर वेयर आर रिप्रेजेंट द एल्काइल ग्रुप। एस्टर मैंने आपको पढ़ाते वक्त बीच में समझाया भी था कि एस्टर का प्रॉब्लम क्या है। तो एस्टर होता है RCOOR, जो एसिड होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके H को रिप्लेस कर दो R से, एल्काइल ग्रुप से। कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लो, एल्काइल ग्रुप CnH2n+1 मैंने आपको बताया था, तो CnH2n+1 कोई भी ले लो, वो दोनों तरफ लगा दोगे तो यू विल गेट एस्टर। बस खाली इतना सा याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स इन ब्यूटेनॉन इज, अब देखो ब्यूटेनॉन का मतलब क्या होता है, कीटोन। कीटोन, मैथ एथ प्रो ब्यूट, अब यहां पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, ये C डबल बॉन्ड O, ये तो एक C यहां लगा दो, 2 C यहां लगा दो, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉन। बात समझ में आई। तो ये हो गया कीटोनिक।
क्लियर हो गया? देख के पता चल जाएगा। ब्यूटेनॉन स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ब्यूटेनॉन, ओन लगा दिया पीछे, ओन लगने का मतलब ही होता है कीटोन, है ना, और कीटोन है तो कीटोनिक ग्रुप होना ही होना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ CH3CHO बताया था, इथेनॉल, इथेनॉल। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज CHO, सब बता चुका हूं। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगियस सीरीज ऑफ एल्काइन हैव जनरल फॉर्मूला। ये कौन सा सवाल हुआ? होमोलोगियस सीरीज ऑफ एल्काइंस, अरे कोई भी हो, जनरल फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो रहा है भाई। जनरल फॉर्मूला कभी चेंज होता है क्या? नाउ एल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अब देखो आसान शब्दों में, ज्यादा अभी इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। ये कोई भी अल्कीन ले लो, सपोज करो मैंने ये अल्कीन ले लिया, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है। हाइड्रेशन का मतलब अभी इतना समझ लो, एडिशन ऑफ वाटर। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा, जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक बॉन्ड इधर फ्री, एक बॉन्ड इधर फ्री, ऐसा समझो। तो वाटर जब इसमें ब्रेक अटैच करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो एक तरफ H हो जाएगा, एक तरफ OH। क्यों? क्योंकि वाटर जब भी ब्रेक होता है तो H+ और OH- में ब्रेक होता है। इसलिए मैं भी आपको सिर्फ इस तरह से समझा रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि अल्कीन से अल्कोहल बनाया जा सकता है और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनता है। याद रखो, याद रखो, उल्टा सीधा, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनेगा तो अल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल बनेगा। बस ये याद रख लो। समझ में आया ना? ओके, तो इसका आंसर होगा अल्कीन। नेक्स्ट, द रिएक्शन CH4 + Cl2 HNO एंड लाइट, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था, किसकी प्रेजेंस में होती है? CH3Cl + HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन और ऑक्सीडेशन। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लोरीन इसको हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है इसीलिए हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हेन इथेनॉइक एसिड इज हीटेड विद सोडियम कार्बोनेट द गैस इवॉल्व्ड इट। भैया ये रिएक्शन हमने कई बार बता दिया है कि एक तो कार्बोनेट है तो कॉमन सेंस की बात है, आंख बंद करके कह सकते हो कि CO2 रिलीज होगी, और नहीं तो रिएक्शन बता देता हूं। ये इथेनॉइक एसिड है और इसमें डाला आपने NaHCO3। अब ब्रेक करो तो ये ब्रेक होगा, तो ये हो जाएगा CH3COONA, CH3COONA प्लस एक मिनट H2CO3। और H2CO3 का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि H2CO3 लिखो या H2O और CO2 लिखो, बात एक ही है। तो यू विल गेट CO2। क्लियर हो गया? अगर CO2 नहीं दिया हो ऑप्शन में और H2O दिया हो तो फिर H2O टिक कर देना, क्योंकि H2O भी गैस फॉर्म में अगर रिलीज हो रहा है तो हम उसको भी गैस की तरह कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रायोरिटी CO2 को देंगे। नेक्स्ट, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज ए कंपाउंड ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन एंड यूजेस एज कुकिंग फ्यूल, मोटर फ्यूल, रेफ्रिजरेशन, ऑल ऑफ दिस। क्या लगता है आपको? भैया कुकिंग में भी यूज होती है, हाँ। मोटर फ्यूल, गाड़ियों में भी अपन LPG डाल के चलाते ही हैं, और रेफ्रिजरेशन, ठंडक करने में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस। द रिएक्शन, ये रिएक्शन अपने को दी, सजेस्ट दैट एथेनॉल इज एसिडिक इन नेचर। देखो एथेनॉल में ये H+ अलग कर रहा है, जो H+ दे वो एसिड है, जो H+ दे वो एसिड है ना, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। एल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है पर बहुत वीक एसिडिक है, बहुत ही वीक एसिडिक है। इथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विथ, ध्यान से सुनना, इथेन, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बोला ना डिहाइड्रेशन,
और डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? डिहाइड्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रेजेंस में होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो हॉट कंसंट्रेटेड एजेंट याद करो, वंस अपॉन ए टाइम हमने पढ़ाया था CH3 और ये OH है, तो हमने कहा था इसको ऐसे लिख दो, CH2 यहाँ H लिख दो, यहाँ OH लिख दो, ये H और OH निकल जाएंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नेक्स्ट, विच कंपाउंड गिव एफरवेंसेस विथ सोडियम मेटल बट नॉट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो, विच कंपाउंड गिव एफरवेंसेस विथ सोडियम मेटल, सोडियम के साथ तो वो रिएक्ट कर लेगा बट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करेगा। अब देखो, दिमाग लगाओ, इथेनॉइक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं। इथेनॉल नहीं, एस्टर नहीं, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करेगा। अब इथेनॉइक एसिड तो सोडियम बाइकार्बोनेट साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, इथेनॉल भी करेगा, ठीक है। तो एथेनॉल जो है, द कंपाउंड एथेनॉल, ये जो एथेनॉल है ये सोडियम मेटल के साथ तो रिएक्ट कर लेगा बट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करेगा, क्योंकि ये सॉल्ट, और थोड़ी देर पहले ही बता दिया ना, ये वाला इस तरह से सोडियम के साथ तो हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है ना समझ में आया? सोडियम के साथ तो कर रहा है लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करेगा। आर यू गेटिंग मी? ओके। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइल एथेनॉइट इज, एस्टर का फॉर्मूला है आपकी बुक में, याद करो, मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि इसको एस्टर बोलते हैं, जबकि वो एस्टर नहीं है, इथाइल एथेनॉइड है। तो जो आपकी बुक में एस्टर का फॉर्मूला है वही है ये वाला, इथाइल एथेनॉइड। कौन सा नंबर है? B, सेकंड नंबर। तो समझ में आया? इसको बोलते हैं इथाइल एथेनॉइड। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनॉइक एसिड इज एन, अरे एथेनॉल को एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है। अब देखो देखो देखो, C2H5OH और एथेनॉइक एसिड CH3COOH। मैंने आपको उस वक्त भी डिटेल में पढ़ाया था कि एथेनॉल को एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या देना पड़ेगी? ऑक्सीजन। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन दे दो तो एक ऑक्सीजन क्या करेगी? 2 हाइड्रोजन को रिलीज कर देगी और दूसरी ऑक्सीजन इसकी जगह जुड़ जाएगी, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना मेरे बेटों, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई? तो ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इन द रिएक्शन, ये क्या है? सॉल्ट और ये NaOH। द गैस ऑब्टेन्ड इज, अगर इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे और इधर से ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद कौन सी गैस रिलीज होगी? कोई बताना चाहेगा? सोचो, कौन सी गैस रिलीज होगी? पहले तो इसको ब्रेक कर दो और यहां से CO2 निकाल दो, यहां से मीथेन निकाल दो और यहां से Na2CO3 निकाल दो। कौन सी गैस रिलीज हुई? बताइए, यहां पर देख के बताइए कौन सी गैस रिलीज होगी? इसमें क्या होगा? ये जो CH3 है ना और ये जो हाइड्रोजन है ये मिलके बनाएंगे मीथेन, ओके, हीट करने पर, और Na2CO3 अलग हो जाएगा। यूं कह दो Na2O निकल जाए या CO2 निकल जाए, मैं उसकी नहीं कह रहा, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यू विल गेट मीथेन। अगर यहां C2H5 होता तो यू विल गेट इथेन। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? नई नई रिएक्शन से याद करो, सीखो, कुछ नया सीखने को मिलता है, याद करो, 11th में और फायदा होगा। एथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड मिलता है। तो कोई भी एल्कोहल हो उसके ऑक्सीडेशन से एसिड ही मिलेगा। तो एथेनॉल 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का एसिड यानी एसिडिक एसिड। व्हेन द स्टॉपर ऑफ अ बॉटल कंटेनिंग अ कलरलेस लिक्विड was removed, it gave off a smell like vinegar. The liquid in the bottle could be,
अब इन्होंने जो हिंट दिया है वो ये दिया है कि अगर आपने किसी बॉटल का ढक्कन खोला है ना, तो उसमें कलरलेस लिक्विड है जिसको हमने निकाला, तो ये विनेगर जैसी स्मेल दे रहा है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 7 to 8% एसिडिक एसिड को एक पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, तो जो उसको बोलते हैं विनेगर। तो एसिडिक एसिड सॉल्यूशन होगा, कॉमन सेंस की। जहां विनेगर आ जाए तो वहां एसिडिक एसिड ही होना चाहिए, क्योंकि विनेगर बनता ही एसिडिक एसिड से है। C2H4 रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल टू गिव, अब भैया C2H4 है तो C2H6 ही देगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होकर एडिशन रिएक्शन दे रहा है, तो ये एल्कीन है और ये अल्केन दे रहा है। बात समझ में आए? क्वेश्चन नंबर 41, व्हाई शुडंट वी लाइट ए कैंडल इन ए क्लोज रूम विद पीपल। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, कैंडल जो होती है ना ये एक हाइड्रोकार्बन है, आसान शब्दों में समझ लो। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कुछ भी ले लो और इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो तो यू विल गेट CO2 और H2O। अब कमरा बंद है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो हमें देख करके ये भी लग सकता है कि हम पहला ऑप्शन भी सही है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन कमरे के अंदर अगर कैंडल जल रही है, सपोज करो ये कैंडल जल रही है कमरे के अंदर, तो धीरे धीरे इस कमरे के अंदर जलने का रीजन क्या है? क्योंकि कमरे के अंदर ऑक्सीजन है कि नहीं है। अब कमरे के अंदर जब ऑक्सीजन जलती रहेगी धीरे धीरे, तो कमरे की ऑक्सीजन कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? द लेवल ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज ऑब्वियसली, और जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो ये प्रॉपरली जल नहीं पाएगी, और उस कंडीशन में जब ये प्रॉपरली नहीं जलेगी तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ में आई? तो धीरे धीरे, क्योंकि जब तक प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है तब तक आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और जब ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलता देन यू विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो हमारी बॉडी में ब्लड कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है। तो मोस्टली यहां पर जो मुझे समझ में आ रहा है आंसर 4 होना चाहिए। क्यों? मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती चली जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि प्रॉपरली वैक्स का यानी हाइड्रोकार्बन का कंबशन नहीं होगा। दैट इज द मेन रीजन। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 42, वाई डू शू पॉलिशेस हैव एन ऑयली फील। अपन जो जूते में पॉलिश, जो शू पॉलिश होती है, जूते पॉलिश करने वाली जो पॉलिश होती है वो थोड़ी ऑयली उसमें रहता है। उसका इंग्रेडिएंट ही यही है। उसका इंग्रेडिएंट मोस्टली होता है लैम्प ब्लैंक जो होता है, लैम्प ब्लैक या वैक्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, वो उसमें मिक्स करते हैं। समझे? कोई भी वैक्स, मतलब मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, या लैम्प ब्लैक, ये क्या होते हैं, ये उसमें मिक्स करके इस तरह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें इसको मिक्स करके बनाया जाता है। तो उसमें थोड़ा सा वेपोराइज्ड हाइड्रोकार्बन, थोड़े से उसमें मतलब मॉइस्चर, हाइड्रोकार्बन का एक थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सोपी टच अपने को लगता है। तो वेपर ऑफ सम अमाउंट ऑफ ऑयल, तो जो हाइड्रोकार्बन है उसका थोड़ा सा वेपोराइज्ड फॉर्म उसमें प्रेजेंट रह जाता है, क्योंकि उसको बनाते समय उसी में वो वेपोराइज्ड फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा वो हाइड्रोकार्बन उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो एक तो वो वैक्स है और ऊपर से थोड़ा सा उसमें ये हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सोपी फील, ऑयली फील हमको देता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेफाइट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन स्पेस बिकॉज। देखो बेटा, कभी भी स्पेस की हम बात करते हैं तो स्पेस में एक चीज याद रख लो, एटमॉस्फेयर नहीं होता। एटमॉस्फेयर नहीं होता, हवा नहीं होती, और जब हवा नहीं होती तो ग्रेफाइट को जब एज अ ड्राई लुब्रिकेंट हम मशीनरीज में या जहाँ भी यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एयर की प्रेजेंस से हम उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वो उसमें प्रेशराइज नहीं हो पाएगा, प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं दे पाएगा। तो आसान शब्दों में ये याद रखना कि ना तो एटमॉस्फेयर में, मतलब स्पेस में
एयर नहीं है और एटमॉस्फेयर नहीं है, ये याद रख लो, दिमाग में बिठा लो। आओ देखते हैं। द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ट्रांसफॉर्म क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट इनटू द अमॉर्फस फॉर्म। देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस एंड हैंस ग्रेफाइट सब्लाइम्स इन स्पेस। सब्लाइम थोड़ी होगा यार, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट थोड़ी हो जाएगा। देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस एंड हैंस देयर इज नो एड्सॉर्ब्ड एयर और वाटर बिटवीन द लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ये चीज कुछ समझ में आती है कि एयर भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, तो एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। एड्सॉर्प्शन मतलब जो इंप्यूरिटी है उसको एब्जॉर्ब करने का। समझ में आया? लुब्रिकेशन ड्राई लुब्रिकेशन की तरह यूज करते हैं, तो जो भी मॉइस्चर होगा वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एटमॉस्फेयर जहां एयर नहीं होगी वहां पर ये पॉसिबल नहीं होता। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म इज ड्यू टू द, भैया डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म जो होता है वो डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म कहां से बनता है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, सही बात है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस एलोट, सही बात है। अलग अलग एनर्जी उसमें होगी तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा एनर्जी दोगे ज़्यादा, मतलब प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंट मेथड ऑफ फॉर्मेशन, ये भी सही है, कोई भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, द यूज ऑफ डायमंड एज अ जेम इज ड्यू टू इट्स extreme hardness, poor conductance, low density, high refractive index। फिजिक्स के अकॉर्डिंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हम उसको यूज करते हैं। ये थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ लेना, आगे आएगा। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, वाटर गैस किसका मिक्सचर होता है? वाटर को, स्टीम को कार्बन से पास कर दो, वाटर की स्टीम को कार्बन से पास कर दो तो CO + H2, थर्ड ऑप्शन। बात समझ में आई? नेक्स्ट, ग्रेफाइट फाइबर्स आर द यूज्ड टू रेनफोर्स प्लास्टिक एज दे हैव वीक कार्बन बॉन्ड्स, possesses a high tensile strength, are brittle, they have weak force of attraction between, ना। ग्रेफाइट फाइबर जो होते हैं वो रेनफोर्स प्लास्टिक में इसलिए यूज होते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा तो फिर कौन, जरा से में टूट जाएगा तो फिर कौन यूज करेगा? तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है मेरे बेटों? हाई होती है। बात समझ में आई? नेक्स्ट, IUPAC नेम, भैया बहुत सिंपल है, IUPAC नेम है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़ के चलनी है, ध्यान से देखना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पकड़नी है, या 3 कार्बन है, 4, 5, 6 और 2 कार्बन, 8 कार्बन हो गए। 8 कार्बन की चेन कोई नहीं है, फिर देख लो, ये 3 कार्बन है, 4, 5, 6, यहाँ 2 8 हो गए और यहाँ भी 2 8 हो गए। लेकिन यहाँ पे देखो, ये हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गई चेन और ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 4 और 1 2 3, तो ये तो हो गए 1 2, यहां पे हो गया 3, ये 5 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन। बात समझ में आई? अब इसमें नंबरिंग कैसे करोगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये सेलेक्ट कर लिया आपने, ऐसे नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 8 हो गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने? ब्रांच 1 2 और 3 ब्रांच है, तो 3 ब्रांच में क्या करेंगे? 4 पे इथाइल है, 4 इथाइल एक ही जगह लिखा हुआ है, वैसे ही पकड़ लिया हमने। तो 4 इथाइल, 3 5 डाइमिथाइल और ओक्टेन, ऑप्शन नंबर 2, 4 इथाइल 3 5 डाइमिथाइल ऑक्टेन, जो भी है आपने देख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंगिंग टू द सेम होमोलोगियस सीरीज? भैया होमोलोगियस सीरीज बार बार बता चुका हूं, देख लो। जिसमें CH2 का डिफरेंस आ जाए वो देख लो। तो C4H8 C5H10, तो एक कार्बन यहां जोड़ दो, दो हाइड्रोजन जोड़ दो, 8 6 हो जाएगा, ये 10 है। 2 हाइड्रोजन जोड़ो ना, 2 हाइड्रोजन जोड़ो 6, या C5 2 हाइड्रोजन जोड़ो 10, ये वाला होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 4th ऑप्शन। बात समझ में आई?
अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? अब देखो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ये याद रखना, जिसकी जितनी ज्यादा ब्रांचेस होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जिसकी जितनी कम ब्रांचेस होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये सीधा सीधा है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये सीधा है। टेढ़ा मेढ़ा होते ही तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, द स्ट्रेच चेंज ऑफ आइसोमर C4H10 इज द मेजर कंपोनेंट इन। देखो भैया, ब्यूटेन कहां पे यूज होता है? पेट्रोलियम गैस में। एक ही चीज को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम देख लेते हैं, इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ये ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा भाई? 1 2, ये कार्बन पे 3 4 5 6 7 है ना। तो 1 2 3 4 5 मिथाइल, 5 मिथाइल है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट 3 आइन, 5 मिथाइल 3 हेप्टाइन, ऑप्शन 3। बात समझ में आई? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब देखो, अपन इन चारों को पकड़ने से अच्छा है पहले अपन खुद बना लेते हैं। हेप्टेन को पकड़ते हैं। कितने कार्बन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन पकड़ लिया। अब 3,4 डाइमिथाइल काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 पर एक मिथाइल और 4 पे एक मिथाइल। इस तरीके से मैंने लगा दिए। अब आप इनसे मैच करो, कौन सा मैच हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये हो तो सकता है। 7 तो कार्बन हो गए। अब इसको 1 2 3, तो 3 पर एक मिथाइल, 4 पे एक मिथाइल, 5 6 7। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। क्लियर हो गया? ओके। द प्राइमरी सफिक्स फॉर द कंपाउंड विद द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 ine. The compound on hydrogenation yields ethane by the consuming two molecules of hydrogen. The same compound on being treated with excess of bromine gives. भैया इन्होंने बोला है कि एक कंपाउंड है जिसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, जो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यूज कर रहा है, इथेन बना रहा है। ठीक, अगर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लेकर के वो इथेन बना रहा है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? आप बता सकते हैं कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? तो मेरे हिसाब से जो भी है, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। द सेम कंपाउंड ऑन बीइंग ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। अगर बहुत सारा ब्रोमीन लगा दें तो वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो ये पूछना चाह रहा है। तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो ये पूछ रहे हैं। अब देखो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन चाहिए। 2 मॉलिक्यूल का मतलब 4 एटम। 4 एटम का मतलब होता है, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये ले तो एक, समझना कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बनाएगा। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन यहां लगेंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा 2 बॉन्ड फ्री होंगे तो 2 हाइड्रोजन। यानी इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा इथेन। यानी कि जो
रिएक्टेंट वाला जो हाइड्रोकार्बन है वो इथीन है। अब इसमें एक्सेस ऑफ ब्रोमीन ले लो तो जितने हाइड्रोजन है उतने ही ब्रोमीन यूज होंगे, यानी कि आई विल गेट सी 2 हाइड्रोजन तो ये लगे हैं, 4 ब्रोमीन लग जाएंगे, Br 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 Br, तो C2H2Br4, C2H2Br4, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ये नॉलेज बास्केट कंप्लीट होता है